देखो भाई, ये बंदा सबसे मुश्किल एलीट एकेडमी में पढ़ता था। हर मामले में वो टॉप स्टूडेंट था, डायरेक्टर और टीचर्स का चहेता था। फिर उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया गया और उसने वहां के नियमों का अक्षर अक्षर पालन किया। उसने टावर बनाया, हीरोज को मारकर पॉइंट कमाने के लिए सेना भेजी, नफरत बटोरने के लिए राजकुमारी को किडनैप किया। मतलब वो सब कुछ किया जो किताबों में लिखा था। पर अगर हम कहानी में आगे बढ़ें तो दिखता है कि ये सब बेकार गया। टावर पार करने के बाद जब हीरोज उसके कमरे में घुस आए तो वो राजा बस यही सोचता रह गया कि आखिर ये हुआ कैसे। अगर वो, जिसके पास ड्रैगन का खून है और जो अपनी क्लास का टॉपर था, वो नहीं कर पाया तो ये नामुमकिन था। उसने सामने खड़े हीरो से पूछा, कैसे? वो हीरो हंसने लगा और बोला कि तुम सब यही कहते हो, पर असल में तुम सब बेवकूफ़ हो। हर राजा किसी मशहूर राजकुमारी को उठाता है और सुराग छोड़ता है ताकि हम टावर तक आ सकें। अगर वो समझदार होते तो सीधा राजा को ही खत्म कर देते, पर हमारे भाई को पता है कि राजा को मारने से नफरत वाले पॉइंट नहीं मिलते, इसलिए वो ये नहीं कर सकता। ऊपर से ये उसके उन आदर्शों के खिलाफ होता। हीरो हंसते हुए आगे बोला कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो ये है कि तुम लोग टुकड़ों में अपनी सेना भेजते हो ताकि हम धीरे धीरे ताकतवर बन सकें। यहाँ तक कि टावर की शुरुआत भी लो लेवल के राक्षसों से होती है, जो हीरोज़ के लिए लेवल अप करने का सबसे बढ़िया तरीका है। हमारा मेन कैरेक्टर बस यही सोचता रह गया कि उसे उन्हीं महान किताबों और नियमों ने बर्बाद कर दिया। तभी हीरो अपनी तलवार निकालता है और कहता है, जैसे ही टावर हमारे लिए आसान हो जाता है हम डेमन किंग को टपका देते हैं, उसका सामान लूटते हैं और किसी नए राजा के आने का इंतजार करते हैं। बहुत आसान है यार, इसीलिए तो मुझे डेमन किंग पसंद है। वो हमेशा अपने साथ ढेर सारा एक्सपी और खजाना लेकर आते हैं। बाकी हीरोज भी डेमन किंग का शुक्रिया अदा करने लगते हैं कि भाई तू बहुत बढ़िया आदमी था, तेरा टावर फार्मिंग के लिए एकदम परफेक्ट था। भाई साहब, ये तो बेइज्जती की भी हद हो गई। जैसे ही मेन हीरो उसकी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है, रॉबर्ट कुछ जादू टोना करने लगता है और चिल्लाता है कि वो सबको अपने साथ लेकर मरेगा, पर उसकी गर्दन काट दी जाती है और सिर कूड़े की तरह जमीन पर जा गिरता है। हीरो कहता है कि वो बेचने के लिए इसके सींग ले जाएगा, तभी अचानक उसकी बॉडी बैंगनी रंग में चमकने लगती है। मरा हुआ डेमन किंग चिल्लाता है कि भले ही ये उसकी जिंदगी के आखिरी पल हों, पर वो सबको साथ लेकर ही मरेगा। इससे पहले कि हीरो कुछ समझ पाता, पूरा इलाका एक बैंगनी रोशनी में डूब गया और सबकी खाल गलने लगी। मरते वक्त वो बस यही सोच रहा था कि वे सारे नियम कायदे एकदम बकवास थे। अगर उसे ये पहले पता होता तो वो एक बिल्कुल अलग ही लेवल का डेमन किंग बनता। धमाका हुआ और चारों तरफ रोशनी फैल गई। कोई उसे आवाज़ दे रहा था और तभी उस लड़के की आँख खुली। बम! वो सीधा अपनी ट्रेनिंग के बीच में था। उसके आसपास बहुत सारे लोग थे जो उसे देखकर हैरान थे और वो खुद भी एकदम चकरा गया था कि हैं वो यहाँ कैसे और जिंदा कैसे है। कोई उसे बर्जा डेयस कहकर बुलाता है और कहता है कि जल्दी सामने आओ। भाई, नाम कितना अजीब है। हमारा हीरो वही खड़े खड़े इधर उधर देख रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है, ये तो नामुमकिन है। तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है, पर आज ग्रेजुएशन के दिन तुम्हारा ध्यान कहाँ भटक रहा है। उसे याद आता है कि ये उसका ग्रेजुएशन का दिन है, वही दिन जब उसे वो लाल निशान मिला था। ये निशान इस बात का सबूत है कि उसने मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। साफ था कि वो 15 साल पीछे अपने ट्रेनिंग के आखिरी दिन पहुंच गया है। वो लाइन में खड़ा सब समझने की कोशिश कर रहा होता है, तभी घोषणा होती है, सभी छात्र स्टेज पर आएं, जल्द ही आप सब महान डेमन किंग बनने वाले हैं, तो चलिए अपनी शपथ लीजिए। उसके बराबर वाला बंदा उसे कहता है कि बर्जा डेयस अपने नियम पढ़ो, और वही पुरानी घिसी पिटी बातें शुरू हो जाती हैं। डेमन किंग को टावर बनाना होगा, डेमन किंग को राजकुमारी किडनैप करनी होगी, डेमन किंग को ये करना होगा, वो करना होगा। मतलब वो सब कुछ जिससे उसे नफरत थी। उसे किताब देखने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि उसे सब रटा हुआ था। उसने इन्हीं नियमों को माना था और आखिर में हीरोज़ ने उसे खिलौना बनाकर मार डाला। अब वो चाहते थे कि वो सबके सामने खड़ा होकर वही सब दोहराए या उससे भी बुरा इन नियमों को मानने की कसम खाए। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो दांत पीस रहा था। जब बगल वाले बंदे ने फिर से कहा, बर्जा डेयस कृपया डेमन किंग के नियम पढ़िए, तो वो सीधा चिल्लाया, मैं मना करता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स के तो होश ही उड़ गए कि अचानक क्या हो गया। कल तक तो ये बंदा एकदम नॉर्मल था। वो चिल्लाकर कहता है कि मैं ऐसी किसी बेवकूफ़ी भरी चीज़ की कसम नहीं खाने वाला। इन पुराने ढकोसलों को मानना सरासर पागलपन है और ये किसी काम के नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये नियम किसने बनाए, पर ये सब कचरा है। वहाँ मौजूद सारे डेमन उसे बस फटी आंखों से देखते रह गए। सब के सब सन्न रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। और बस उसी दिन से हमारा हीरो वहाँ की आंखों का कांटा बन गया और उसकी गिनती सबसे फिसड्डी छात्रों में होने लगी। और सच कहूं तो बनता भी था। बेचारे ने अभी अभी उन्हीं नियमों की वजह से अपनी गर्दन कटवाई थी। अगले ही सीन में मेज पर धपाक से हाथ पड़ता है। ये डेमन किंग का आर्कड्यूक आर्कीन है, जो चिल्ला कर कहता है, बर्जा डेयस, डेमन किंग के नियमों की तौहीन करने के जुर्म में तुझे अभी के अभी मौत की सजा दी जा सकती है। मामला कोर्ट में है और वे उसे एक आखिरी मौका दे रहे हैं।
वे कहते हैं कि उसके पिछले अच्छे बर्ताव को देखते हुए उसे माफ़ी मिल सकती है, बस उसे अपनी कही बातें वापस लेनी होंगी और पूरे डिमन किंगडम से माफ़ी मांगनी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे आर्यान भेज दिया जाएगा। सब जानते हैं कि आर्यान भेजे जाने का मतलब है सीधा यमराज को दावत देना। कुछ लोग तो अभी भी चिल्ला रहे हैं कि इस मुजरिम का सिर अभी काट दो, इसे दूसरा मौका देने की क्या ज़रूरत है। डिमन किंग बोलता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वो जगह है जहां आज तक के सारे डिमन किंग मारे गए हैं। पर बर्जा सीना ठोक के कहता है, भेज दो मुझे वहां, मैं वहां जाकर साबित कर दूंगा कि तुम जिन नियमों को पूछते हो वो सब कचरा हैं। ये सुनते ही दरबार वाले भड़क गए, इसे कोई दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए, इसे अभी के अभी वहां भेजो। तय ये हुआ कि उसे वहां भेजा तो जाएगा, पर उसे वो कोई भी सहूलियत या ताकत नहीं मिलेगी जो आमतौर पर वहां जाने वाले डिमंस को मिलती है। ऊपर से कोई भी उसके साथ नहीं जाएगा। जब तक उसका मिशन पूरा नहीं होता उसका वापस डिमन किंगडम में कदम रखना मना है। और इसी के साथ उसे आसमान के गेट से लात मारकर बाहर फेंक दिया गया। वो गिरते हुए सोचता है, चलो मुझे पता था यही होगा। इतना बड़ा तमाशा करने के बाद वो वापस आर्यान में था, वही जगह जहां पिछली जिंदगी में हीरोज ने उसे मार गिराया था। पिछली बार भी उसने खुद इस जगह को चुना था क्योंकि उसे लगा था कि वो सबसे ताकतवर है तो उसे सबसे मुश्किल जगह पर राज करना चाहिए। पर उसी घमंड ने उसकी जान ले ली क्योंकि हीरोज उन पुराने नियमों का फायदा उठा रहे थे। वो सीधा पहाड़ों के बीच जाकर गिरता है। ये उत्तरी महाद्वीप की पहाड़ियों का इलाका है। पर इस बार उसने कसम खाई है कि इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा। इस बार वो हीरोज के हाथों इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि वो खुद इस पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा देगा। अगले सीन में एक छोटी दाढ़ी वाला बंदा दिख रहा है जो कमीज पहनकर एकदम टिप टॉप तैयार हो रहा है। ये है गॉर्डन जूरी, डिमन एकेडमी का टॉपर। अब बात समझो, हमारा हीरो डिमन किंग एकेडमी का टॉपर था और डिमन एकेडमी के टॉपर का काम होता है डिमन किंग एकेडमी के टॉपर की सेवा करना। लोग बातें बना रहे हैं, भाई गॉर्डन तेरी तो किस्मत खुल गई, तू साक्षात लॉर्ड बर्जा की सेवा करेगा, तू तो लेजेंड बन गया रे। काश मैंने थोड़ी और पढ़ाई की होती तो आज मैं उसकी जगह होता। गॉर्डन बड़े प्यार से कहता है, अरे सब अच्छे लोग हैं, चिल करो। पर मन ही मन वो लड्डू फोड़ रहा है कि भाई लॉर्ड बर्जा जैसा कोई नहीं है। ड्रैगन ब्लडलाइन का बंदा, हजारों साल में पैदा होने वाला टैलेंट, एक ऐसा जादूगर जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। उनके साथ एक ही साल में ग्रेजुएट होना ही अपने आप में पुण्य का काम है। गॉर्डन को पक्का यकीन है कि बर्जा जिस भी दुनिया में जाएगा वहां तबाही मचा देगा और उसके साथ गॉर्डन का नाम भी इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। लेकिन तभी हमारे हीरो ने चिल्लाकर सारा रायता फैला दिया कि डिमन नियम कचरा है और सब गुड़गोबर हो गया। फिर भी चूंकि इस बंदे के ग्रेड सबसे अच्छे थे इसलिए इसे अर्गस 2 महाद्वीप पर भेजा जा रहा है। गॉर्डन अब ये सोचकर परेशान है कि उसे इस पागल के साथ क्यों नत्थी कर दिया गया। तभी बर्जा वहां प्रकट होता है, और भाई क्या हालचाल। उन्होंने तो कहा था कि मेरे साथ कोई डिमन नहीं आएगा, पर फिर भी एक को भेज ही दिया। देख के अच्छा लगा गॉर्डन का पारा चढ़ गया। भाई तूने ऐसा किया ही क्यों। हीरो को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो गॉर्डन लगभग चीखते हुए पूछता है कि उसने सबके सामने वैसी बातें क्यों कहीं। उसकी उस हरकत की वजह से अब दोनों को आर्यान भेज दिया गया है जहां मौत पक्की है। गॉर्डन को लग रहा है कि वो बाल नोच ले। हीरो उसे शांत होने को कहता है पर खुद भी थोड़ा चकरा जाता है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में गॉर्डन कितना शांत और कॉन्फिडेंट रहता था। तब वो कहता था, सर मुश्किलें आ सकती हैं पर हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। बर्जा सोचता है कि इस बार तो माहौल ही एकदम बदल गया है, पर अगर उसे रिग्रेशन यानी समय में पीछे आने के बारे में बताया तो वो उसे पागल समझेगा, इसलिए चुप रहना ही ठीक है। गॉर्डन रोते धोते कहता है, छोड़ो यार, जो मैंने पहले कहा था सब भूल जाओ, अब ये मेरी नौकरी है तो चलो झेल लेंगे। अब डिमन किंग का पहला नियम, आपको टावर बनाना होगा, पर वो ना तो छिपा हुआ होना चाहिए और ना ही किसी खराब मौसम वाली जगह पर। उसे ऐसी जगह बनाना है जहां हीरोज उसे आसानी से ढूंढ सकें। गॉर्डन समझाता है, सर ये जगह बहुत खतरनाक है, चारों तरफ पहाड़ हैं और बर्फ की मोटी चादर बिछी है। हीरोज को यहां पहुंचने में बहुत दिक्कत होगी, हमें कोई दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए। पर बर्जा साफ मना कर देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, टावर यहीं बनेगा। और वो जमीन में टावर का बीज बो देता है। वो क्या करने वाला है ये तो साफ है, पर गॉर्डन उसे फिर से चेतावनी देने लगता है। क्या आपको एहसास भी है कि आप डीमन किंग के नियमों के खिलाफ जा रहे हैं? क्या आप सबसे बुनियादी नियम को भी कचरे में फेंक देंगे? बर्जा समझ गया कि बात क्या है। गॉर्डन एक डीमन है और ये नियम उसके खून में रचे बसे हैं, पर जिसने मौत को करीब से देखा हो और उन नियमों का अंजाम भुगता हो उसे पता है कि यही सही रास्ता है। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि खून निकल आया
और बोला, मेरी बात सुनो गॉर्डन, डीमन किंग जिन नियमों को मानते हैं वे सब बकवास हैं, खासकर तब जब तुम इस आर्यान जैसी जगह पर रह रहे हो। तभी जमीन फटने लगी, पहाड़ कांपने लगे और उस बीज से लाल रंग की ऊर्जा निकलने लगी। एक जादुई घेरा बना और बर्जा बोला, आर्यान हीरोज से भरा पड़ा है, यहाँ इतने ज्यादा हीरोज हैं जितने होने भी नहीं चाहिए। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। टावर ने डिमोनिक फ्लेम रेस और ड्रैगन ट्राइब के यूजर बर्जा डेयस को पहचान लिया है। पहचान पूरी हुई, उसका टावर प्रकट होने लगा। बर्जा मन ही मन सोच रहा था कि यही वजह है कि यहाँ डीमंस कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। इंसानों ने बार बार की तबाही के बाद ये समझ लिया है कि टावर कैसे काम करते हैं और अब वे डीमंस के ही नियमों को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस जमीन पर डीमंस की हर चाल उनके गले की फांस बन जाए, वहां ये कहना गलत नहीं होगा कि वे हीरोज के बनाए खेल को खेल रहे हैं। गॉर्डन ने चकरा कर पूछा, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? और तभी वहां एक छोटा सा 5 मंजिला टावर खड़ा हो गया। गॉर्डन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये किस तरह का टावर है? ये तो पिद्दी सा है। बर्जा ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। पहला फ्लोर काफी बड़ा और खुला हुआ था। गॉर्डन ने चारों तरफ देखा और बोला, एक आम टावर तो राक्षसों, भूल भुलैया और पेचीदा रास्तों से भरा होता है, पर ये तो एकदम खाली है। ये टावर कम और बिना सुविधाओं वाला कोई खंडहर ज्यादा लग रहा है। और डीमन किंग के दरबार का क्या? सारे फ्लोर एकदम खाली पड़े हैं। खैर, बीज तो बोया जा चुका था, तो अब कुछ बदला नहीं जा सकता था। गॉर्डन ने हार मानकर कहा, कम से कम हमें दूसरे नियम का तो पालन करना ही चाहिए। डीमन किंग को किसी राजकुमारी या राजकुमारी को किडनैप करना होता है, वो भी उसे जो सिंहासन के करीब हो। डीमन किंग, मेरी एक सलाह मानिए। हमारे सबसे करीब एजगेट राज्य है, वहां की एक राजकुमारी जल्द ही गद्दी संभालने वाली है। अगर हम उसे उठा लाएं और उस राज्य की नफरत बटोरे तो हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। गॉर्डन को पूरा यकीन था कि बर्जा इस बार भी मना कर देगा, पर बर्जा बोला, नहीं, हम किडनैपिंग करेंगे। गॉर्डन चौंक गया। अरे रुकिए, मतलब अब आप नियम मानेंगे? बर्जा ने समझाते हुए कहा, मेरी नजर में एक राजकुमारी है। गॉर्डन खुश होकर उछल पड़ा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलिए फिर काम शुरू करते हैं। लेकिन बर्जा ड्यूस ने जवाब दिया कि नहीं, तुम्हें यहीं रुककर इस टावर की रखवाली करनी होगी। हम इस जगह को खाली नहीं छोड़ सकते। उस बेचारे की जान में जान आई। चलो शुक्र है, आखिर में वो सच में एक असली डीमन किंग की तरह पेश आ रहा है। उससे बस ग्रेजुएशन का थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेस हो गया था। लेकिन अगर ऐसी बात है तो हम थोड़े बहुत रूल्स फॉलो कर सकते हैं। तभी बर्जा खिड़की की तरफ बढ़ने लगा तो उस बंदे ने पूछा, अरे लुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? बर्जा ने बताया कि वो इस टावर से सबसे दूर वाली जगह जा रहा है, दक्षिणी छोर के दूसरे महाद्वीप में स्थित हिल्डेरॉन किंगडम। खिड़की के रास्ते बर्जा वहां पहुंच जाता है जहां वो नन्ही राजकुमारी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका निशाना वो 13वीं राजकुमारी है जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं और ना ही किसी को उसकी परवाह है। चांदनी रात में वो बड़े आराम से उसके सामने प्रकट होता है और कहता है, नमस्ते राजकुमारी, मैं तुम्हें लेने आया हूं। दूसरी तरफ बेचारा गॉर्डन दुनिया के उत्तरी छोर पर बैठा ये सोचकर परेशान है कि आखिर ये मालिक एक भी नियम क्यों नहीं मानते। वहां छोटी राजकुमारी पूछती है कि वो कौन है। बर्जा कहता है कि वो एक डीमन किंग है और उसे किडनैप करने आया है। लेकिन वो लड़की अजीब तरीके से पूछती है कि क्या वो उसे संभाल पाएगा। डीमन किंग को लगा कि ये लड़की थोड़ी सयानी बन रही है। भला ये कैसा सवाल है? क्या उसे लगता है कि डीमन किंग कोई मजाक है? उसने कहा, जाहिर है मैं डीमन किंग हूं। वो अपने हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, ठीक है फिर ले चलो मुझे। बर्जा को लगा कि ये कोई मजाक कर रही है। उसे ये सब बड़ा अजीब लगा और उसने कहा, तुम जरूरत से ज्यादा शांत हो। क्या खिचड़ी पका रही हो बच्ची? वो कहती है, मुझे पता था कि आज नहीं तो कल ऐसा कुछ होगा ही। मैं एक राजकुमारी हूं तो मुझे इस बात का अंदाजा पहले से था। बर्जा ने पलटकर जवाब दिया, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपनी चौकसी कम कर दूंगा तो भूल जाओ, मैं खुद काफी मजबूर हूं, तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। लड़की ने बस इतना कहा कि वो कुछ भी प्लान नहीं कर रही। आखिर वो किसी खास दिन के लिए जाल कैसे बिछा सकती है? ये बात तो सुनने में भी बेतुकी लगती है। बर्जा को लगा कि अगर उसने ऐसा किया भी है तो ये पागलपन की हद तक मेहनत वाला काम होगा। फिर भी उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। खैर, वो लड़की तो उठकर तैयार हो गई और पूछने लगी कि हम कब निकल रहे हैं। सीन वापस बर्जा के टावर पर शिफ्ट होता है। गॉर्डन खुशी से झूम उठा, अरे मालिक, आप सही सलामत वापस आ गए। बर्जा ने सीधे कहा, इसे ऊपर ले जाओ और चौथी मंजिल पर रख दो। गॉर्डन चकरा गया, हैं? हम इसे काल कोठरी में नहीं डाल रहे? बर्जा बोला, ये बिना किसी नखरे या लड़ाई के साथ आ गई है तो चलो इसके साथ थोड़ी शराफत बरतते हैं। तभी गॉर्डन ने कहा, ठीक है, लेकिन मालिक मुझे आपको कुछ बताना है। वे चौथी मंजिल पर पहुंचते हैं जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। राजकुमारी वहीं फर्श पर लेट गई और सोचने लगी, तो सच में मेरा अपहरण हो गया। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना नौकर चाकर, ना तकिया, ना कंबल और ना ही कोई सुंदर बगीचा। ये मेरे राज्य से बिल्कुल अलग है। लेकिन उसे ये बुरा भी नहीं लग रहा था। कितना अजीब किडनैपर है ये। बर्जा ने पूछा, रुको, क्या मुझे 20 टावर से कोई इनविटेशन मिला है? गॉर्डन ने हाँ में सिर हिलाया। ये नए डीमन किंग के स्वागत के लिए एक पार्टी थी। लेकिन बर्जा ने कहा,
सच कहूं तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मुझे नीचा दिखाने या बेइज्जत करने का एक घटिया बहाना है। सब जानते हैं कि डीमन किंग्स इतने घमंडी होते हैं कि वे किसी के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। फिर भी हमारा शासन इतना खूंखार है और हीरो इतने ताकतवर कि ये दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से एक है, शायद इकलौती, जहां ये राक्षस कभी कभी आपस में हाथ मिला लेते हैं। मुख्य किरदार को हमेशा लगता था कि वे सब कमजोर हैं, इसलिए उसने उन्हें भाव देना जरूरी नहीं समझा। पर इस बार उसे लगा कि चलो कम से कम देख तो लें कि ये लोग हैं कौन। तो वे पहुंचते हैं बीस्ट टावर। वहां का डीमन किंग अपना परिचय ड्रैगन के रूप में देता है और शेखी बघारता है कि वो यहाँ 70 साल से राज कर रहा है। ड्रैगन कहता है कि तो ये बच्चा नया डीमन किंग है, मैंने सुना है तुमने परंपराओं के खिलाफ जाने की जुर्रत की है। उसे लगा था कि ये लड़का एकदम बेकार होगा, पर सामने देखकर लगा कि मामला उतना भी बुरा नहीं है। बेरजा सीधे मुद्दे पर आया और पूछा, क्या तुम्हें लड़ना है? बस इतना बताओ कि यहाँ बुलाया क्यों है। ड्रैगन पास आकर फुसफुसाया कि इस बच्चे को कुछ पता ही नहीं है। उसे आर्कड्यूक आर्केन से ऑर्डर मिले थे कि इस पर नजर रखी जाए। आर्केन ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ये यहाँ आने वाला है। बेरजा ने तंज कसा, अच्छा तुम उस बूढ़े वैम्पायर की बात कर रहे हो? तभी वो भेड़िया फ्यूरियस गुर्राया कि आर्कड्यूक के बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उसने जमीन पर मांस का टुकड़ा फेंका और हुक्म दिया, इसे चाटो, अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पर बेरजा ने शांति से पूछा, क्या ड्रैगन को सच में नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ? ड्रैगन बोला, साफ है तुम्हें पुराने नियमों की बुराई करने की सजा मिली है। बेरजा ने कहा, हाँ, और उन्हीं नियमों के हिसाब से डीमन किंग्स एक दूसरे को जान से नहीं मार सकते। इतना कहते ही उसने उस मांस के टुकड़े पर अपना पैर दे मारा, जिससे पूरा फर्श चकनाचूर हो गया। उसने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं वो नियम मानूंगा? वो बड़ा भेड़िया थर-थर कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी भयानक शक्ति है। तब ड्रैगन ने बात घुमाई, मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि आर्कड्यूक ने तुम्हें राजकुमारी का अपहरण करने को क्यों कहा, और अगर तुमने 1 महीने में ये नहीं कर पाया तो? बेरजा मुड़ा और बोला, मुझे पता था तुम यही पूछोगे। मैंने अपहरण कर लिया है और वो लड़की बिल्कुल मेरी पसंद की है। अब ये मुख्य किरदार को क्या हो गया है? वो भी अजीब हरकतें कर रहा है। सीन वापस 5 मंजिला टावर पर आता है। गॉर्डन तारीफों के पुल बांधने लगा, मालिक आपने तो असली डीमन किंग वाली धाक जमा दी। बेरजा ने इसे मामूली बात बताया, उसका मकसद बस ये था कि वो बंदा उसके प्लान में टांग ना अड़ाए, पर तैयारी जरूरी थी, इसलिए उसने गॉर्डन को राजकुमारी पर नजर रखने भेजा ताकि वे देख सकें कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। थोड़ी देर बाद वो सोच रहा था कि पुरानी परंपराओं का अपमान करने के नतीजे उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बुरे निकले। फिर भी वो दोबारा वही फैसला लेता, उन कचरा लोगों के सामने सर झुकाने से बेहतर मरना है। वो पुरानी गलतियां नहीं दोहराएगा, वो सब कुछ नए सिरे से शुरू करेगा। चूंकि उसने सबसे ऊंचे दर्जे की राजकुमारी को पकड़ा था, इसलिए उसे डीमन एनर्जी पॉइंट्स मिल रहे थे। वैसे भी ये सबसे सुरक्षित रास्ता था। फिर उसने देखा कि उसके पास 13,000 पॉइंट्स हो गए हैं। वो चकरा गया, इतने सारे पॉइंट्स कहां से आए? तभी उसे 20 टावर से एक रिकॉर्डिंग मिली। ड्रैगन कह रहा था, बच्चे बधाई हो, हमारी पहली मुलाकात थोड़ी कड़वी थी, पर मैं तुम्हारी काबिलियत की इज्जत करता हूं। तुमने वो कर दिखाया जो हमारे शासन में कोई नहीं कर पाया, और वो भी इतनी जल्दी। मैं दंग हूं। मुझे लगा था कि नियमों का अपमान करना तुम्हारा बस एक नाटक था। बेरजा कुछ सोच ही रहा था कि गॉर्डन भागता हुआ आया। मालिक, अनर्थ हो गया। 4थी मंजिल तो पूरा बगीचा बन गई है। जब बेरजा अंदर गया तो देखा कि वहां कुदरती बदलाव हो रहे हैं। वो छोटी राजकुमारी वहां ढेरों रूहों के साथ खेल रही थी। बेरजा को माजरा समझ आया, इस लड़की ने टावर के अंदर ही एक पूरा इकोसिस्टम बना डाला है। ऐसा करने के लिए चारों तत्वों में माहिर होना पड़ता है। उसे यकीन था कि उसने 13वीं राजकुमारी को पकड़ा है, जो सबसे कमजोर और बेकार थी। पर इतनी ताकत तो सिर्फ रूहों के पास हो सकती है। उसने कहा, तुम 13वीं राजकुमारी नहीं हो। लड़की ने जवाब दिया, तो तुम्हें लगा कि मैं हेलेना हूं। बेरजा ने पूछा, तो तुम हो कौन? वो बोली, मेरा नाम अर्नन हिल्डुरान है, मैं पहली राजकुमारी हूं। अब लगा झटका। हिल्डुरान किंगडम में हाहाकार मचा हुआ था। राजा चिल्ला रहा था कि उसकी सबसे लाडली बेटी को किसने गायब किया। उसने तुरंत सेना को उसे वापस लाने का हुक्म दे दिया। वहां टावर में अर्नन ने कहा, तभी तो मैंने पूछा था कि क्या तुम मुझे संभाल पाओगे। बेरजा अभी भी सदमे में था। उसने पिछले जन्म में एक ऐसी राजकुमारी के बारे में सुना था जो जादुई तत्वों की जीनियस थी। उसके पास इतनी ज्यादा मैना थी, फिर उसे पता क्यों नहीं चला? लड़की ने अपनी अंगूठी दिखाई और कहा कि ये उसकी सारी शक्ति को छिपा देती है। ये उनके शाही खानदान का पुश्तैनी खजाना है। अब सवाल ये था कि क्या वो उसे वापस भेज दे। बेरजा समझ गया कि वो उसी मुसीबत में फंस गया है जिससे वो बचना चाहता था, पर उसे वापस भेजना मतलब अपनी बेइज्जती कराना होगा। दुनिया का कोई भी राज्य डरपोक से नहीं डरता, और फिर पॉइंट्स जुटाना नामुमकिन हो जाता। तो तय रहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सिस्टम ने ऐलान किया कि डीमन किंग बेरजे के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है।
पॉइंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और 20,000 के करीब पहुंच गए। बिरजा समझ गया कि दुनिया को पता चल गया है कि किडनैपर वही है। उसने लड़की से कहा कि इससे ये सच नहीं बदलता कि तुम 13वीं राजकुमारी नहीं हो, तुम अभी भी मेरी कैदी हो। सीन रियादरान किंगडम की तरफ जाता है, जहां राजा गुस्से से पागल होकर उस बेवकूफ डीमन किंग को खत्म करने का आदेश दे रहा है, पर उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। किसी ने कहा, महाराज, हमें अभी तक उस डीमन किंग का नाम नहीं पता, हम गश्त लगा रहे हैं, बस थोड़ा समय दीजिए। तभी पीछे से एक इंसान बोला, महाराज, कुछ अजीब है। हाल ही में हवस के डीमन किंग ने एक दूसरी राजकुमारी को पकड़ा था और हीरोज ने उसे मार गिराया। संदेश साफ था, तो फिर किसी और डीमन किंग की इतनी हिम्मत कैसे हुई? सब सोच में पड़ गए। तभी राजा गुर्राया, साफ बात है, ये कोई नया खिलाड़ी है जिसे पता नहीं कि अंजाम क्या होता है। तभी एक शूरवीर आगे बढ़ा और बोला कि उन्हें टेलीपोर्टेशन मैजिक के निशान मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये उत्तर की ओर अर्गस पहाड़ों की तरफ से आया है। राजा सोच में पड़ गया। ठहरो, अर्गस पहाड़। वापस बर्जा के टावर का सीन आता है। गॉर्डन ने मालिक को चेतावनी दी, उनकी सेना जल्द ही यहाँ पहुंच जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि पूरी की पूरी फौज को धूल चटाने के लिए अभी वक्त बहुत कम है? लेकिन बर्जा ने शांति से कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। रायवरन की सेना यहाँ नहीं पहुंच सकती। उधर दुश्मन की रणनीतिक सभा में लोग सर पकड़कर बैठे थे। अर्गस पहाड़ एकदम उत्तर में है और हम सुदूर दक्षिण में, हम वहां पहुंचेंगे कैसे? रसद और सामान पहुंचाना ही एक सिरदर्द है। ऊपर से रास्ते में पड़ने वाले हर देश से अपनी सेना गुजारने की इजाजत लेनी होगी। मुख्य किरदार को पूरा यकीन है कि इंसानों से कभी रास्ता नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग अभी भी आपस में ही लड़ने भिड़ने में व्यस्त हैं। आखिरकार राजा ने हार मानकर कहा कि अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। उन्हें हीरोज गिल्ड से मदद मांगनी होगी, जिन्होंने पहले ही राजकुमारी को बचाने का मिशन जारी कर दिया है। हर कोई यही सोच रहा है कि जिस डीमन किंग ने रायवरन की राजकुमारी को उठाने की हिम्मत की है, वो पक्का पागल है। दिक्कत यह है कि सबको पता है कि अर्गस पहाड़ राक्षसों से भरे पड़े हैं। वो जगह बहुत दूर है और वहां का सफर जानलेवा है। हीरोज भी कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। उनका कहना था कि इस बार रायवरन वाले खुद निपटें। वे उस लालची राजा के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाना चाहते। बर्जा को हमेशा से पता था कि ये लोग खुद को हीरो कहते जरूर हैं, पर असल में ये सब पैसों के गुलाम हैं। वे सिर्फ एक लड़की को बचाने के लिए इतनी दूर उत्तर के पहाड़ों में अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। यही सोचकर उसने अपना ठिकाना यहाँ बनाया था। गॉर्डन ने जब ये सब सोचा तो उसे लगा कि नियम न मानना इस बार काम कर गया। भले ही ये फैसले सुनने में अजीब लगें, पर एरियन में ये एकदम सटीक बैठ रहे हैं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुका हो। उधर राजा फिर से गुस्से में लाल पीला हो गया। एक भी हीरो अब तक क्यों नहीं आया? उसने गुस्से में अपना हाथ माथे पर दे मारा। सच तो ये था कि उन्हें सिर्फ नोटों से प्यार था। बर्जा जानता है कि एक ढंग की टीम बनाकर उस पर हमला करने में उन्हें काफ़ी वक्त लगेगा। तब तक वो ढेर सारे पॉइंट्स जमा कर लेगा और कुछ खतरनाक जीव खरीद लेगा। वो अपने महल को हमले के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन भले ही उसे पॉइंट्स मिल रहे थे, पर एक बड़े हमले को रोकने के लिए वे काफ़ी नहीं थे। उसने गॉर्डन से कहा, ड्रैगन से संपर्क करो, मुझे डीमन एनर्जी बेचनी है। गॉर्डन की तो होश उड़ गए। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? उसे समझ नहीं आया, क्योंकि डीमन एनर्जी किसी भी डीमन किंग के लिए सबसे ज़रूरी दौलत होती है। ये बहुत कम मात्रा में मिलती है और इसी से टावर को अपग्रेड किया जाता है या नए राक्षस बुलाए जाते हैं। तो फिर इसे इंसानी पैसों के बदले क्यों बेचना? बर्जा ने कहा, मुझे पता है, ड्रैगन यहाँ बहुत समय से है और वो इसके लिए अच्छी कीमत देगा। सिर्फ पॉइंट से काम नहीं चलेगा, मुझे तगड़ा कैश चाहिए, क्योंकि पैसों से मैं वो कर सकता हूँ जो पॉइंट्स नहीं कर सकते। सीन अब राउटन नाम के किले नुमा शहर की तरफ मुड़ता है। एक हुड पहने हुए अनजान शख्स कुछ सैनिकों के पास पहुंचता है। सैनिकों ने उसे रुकने का इशारा किया तो उसने अपना परिचय एक मर्सनरी यानी भाड़े के सैनिक के तौर पर दिया। उसने उनकी हथेली पर एक सिक्का उछाला, जिसे देखकर सैनिक की बाँछें खिल गईं और उसने उसे अंदर जाने दिया। ये हमारा हीरो बर्जा ही है। उसका पहला कदम एक ऐसे गाइड को ढूंढना है जो उसे इस शहर की पल पल की जानकारी दे सके। तभी स्कारलेट मर्सनरीज के अड्डे पर, जो कि एक पुराने इलाके में था, कुछ लोग गपशप कर रहे थे। एक ने पूछा, अरे कप्तान, क्या हमें यहाँ से निकल नहीं जाना चाहिए? दूसरे ने जवाब दिया, क्यों? ये जगह तो जन्नत है। सैनिक राक्षसों को मारते हैं और हम बस यहाँ बैठकर आराम फरमाते हैं। भला इससे बढ़िया जगह दुनिया में और कहाँ मिलेगी? तभी एक बंदे ने अपना मग उठाते हुए कहा, क्या तुमने खबरें नहीं सुनी? लगता है अर्गस के पहाड़ों में किसी नए डीमन किंग का टावर खड़ा हो गया है। जवाब मिला, क्या बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि डीमन किंग्स इतने ऊंचे टावर इसलिए बनाते हैं ताकि सब उन तक पहुंच सकें। और रही बात रायदरिन की राजकुमारी की किडनैपिंग की, तो ये नामुमकिन है।
भला कोई उसे इतनी दूर से क्यों उठाएगा? और अगर ऐसा हुआ भी तो हीरोज हमला कैसे करेंगे और वो डीमन किंग अपने राक्षसों का इस्तेमाल कैसे कर पाएगा? तभी एक बड़ी नाक वाले बंदे ने चुटकी ली। अच्छा ये सुनो, सुना है कि हीरोज गिल्ड ने राजकुमारी को बचाने से मना कर दिया है। दूसरे ने मेज पर पैर फैलाते हुए कहा, हाँ, जैसे हीरोज कभी मना करेंगे। राजघराने का वारिस बहुत कीमती होता है। वे बस नाटक कर रहे हैं ताकि राजा से ज्यादा पैसे ऐंठ सकें। तुम्हें तो पता ही है कि वो हीरोज किस खानदान के हैं। तभी अचानक हमारा हीरो उनके पीछे प्रकट हुआ और बोला, अच्छा तो ये चल रहा है यहाँ। वो बंदा इतना डर गया कि कुर्सी से नीचे गिर पड़ा और चिल्लाया, कौन हो तुम? बर्जा बोला, वाह, तुम लोगों को तो बड़ी खबर रहती है। देखो भाई, सीधा सा हिसाब है। तुम में से कोई एक यहाँ रुकेगा और बाकी सब दफा हो जाओ। अब भाई वो वहां तमाशा कर रहा था तो जाहिर है कि वे उसकी बात इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाले थे। वे सब एक साथ उस पर टूट पड़े। लेकिन इससे पहले कि वे उस तक पहुंच पाते, हवा में ही किसी के पेट पर लात पड़ी, किसी के मुंह पर मुक्का और किसी की नाक टूट गई। देखते ही देखते सब जमीन चाट रहे थे। उसने पूरी टोली को अकेले ही साफ कर दिया। तभी एक तगड़ा पहलवान जैसा आदमी अपनी भारी भरकम हथौड़ा लेकर आया। लगा कि अब तो सीधा वार होगा, लेकिन बर्जा ने मुस्कुराते हुए उसे एक हाथ से रोक दिया। उस पहलवान के हाथ कांपने लगे। दूसरी तरफ से कुछ लोगों ने क्रॉसबो से तीर चलाए तो कहीं दीवारें टूटने लगीं। उन शिकारियों के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ये किस तरह का राक्षस अंदर घुस आया है? और देखा जाए तो वो सच में एक राक्षस ही है। टेक्निकली तो वही है। पब के अंदर गजब का बवाल मचा हुआ है और बाहर खड़े लोग यही सोच रहे हैं कि ये नमूने फिर से आपस में भिड़ गए। रोज का यही नाटक है। पर भाई आज मामला थोड़ा ज्यादा ही सीरियस है, क्योंकि अंदर आधे से ज्यादा लोग फर्श पर अधमरी हालत में लेटे हैं। तभी बिरजा ड्यूस उस आदमी के पास जाकर कहता है, डर मत, अगर मेरे हर सवाल का सही जवाब दिया तो यहां से जिंदा बाहर जाएगा। वो बंदा गिड़गिड़ाते हुए बोला, बस पूछो भाई, मैं सब बता दूंगा। पहला सवाल ही बम की तरह फटा, गुलामों का बाजार कहाँ है? कसम से बिरजा तो सीधा अगले लेवल पर पहुंच गया। वो डिमोनिक एनर्जी बेचकर इंसानों को आपस में लड़वाने का प्लान बना रहा है। पर दिक्कत तो यही है ना कि अगर उन्होंने धोखा दे दिया तो क्या होगा? खैर, वे लोग बाजार पहुंच चुके हैं जहां पिंजरों में बंद पहले कुछ लोग दिख रहे हैं। बिरजा पूछता है, क्या यहाँ सिर्फ इंसानी गुलाम मिलते हैं? वो सेलर थोड़ा अजीब सा मुंह बनाकर बोला, हाँ, क्यों, आपको पसंद नहीं आए क्या? हमारे हीरो ने सोने की थैलियां उसकी तरफ फेंकी और कहा, मुझे वो चीज चाहिए जो सबसे रेयर हो। सेलर की तो बाँछें खिल गई। बोला, ठीक है, मेरे पीछे आइए। बिरजा को तुरंत समझ आ गया कि इस सेलर का दिमाग थोड़ा हिला हुआ है। अभी कुछ देर पहले अपने ही साथी को मरवाने चला था और अब पैसों को देखकर ऐसे बत्तीसी दिखा रहा है। सच है, राक्षसों के लिए डिमोनिक एनर्जी और इंसानों के लिए पैसा, दोनों एक ही बराबर की बीमारियां हैं। सेलर उन्हें रास्ता दिखाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है गॉर्डन की बातचीत पर, जो ये जानना चाहता है कि आखिर बिरजा इंसानी पैसों का करेगा क्या। बिरजा जवाब देता है कि वो गुलाम खरीदेगा, खासकर दूसरी दुनिया की प्रजातियां। उसकी नज़र में एक एल्फ सबसे सही ऑप्शन है, क्योंकि उनका कैरेक्टर बहुत मजबूत होता है। अगर एक बार उसे पकड़ लिया तो वो जासूस बनकर हीरोज के बीच तगड़ी तबाही मचा सकता है। तभी कहानी में एंट्री होती है हीरो हिलेन कारगिल की। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि राजकुमारी को बचाने का जिम्मा अब उसका है। वो उसे बचा कर लाएगा और साथ ही डीमन किंग का सिर भी काट लाएगा। भाई साहब पूरी तरह इंसाफ के नशे में चूर हैं। वापस डील पर आते हैं। बिरजा को लगता है कि ये एकदम परफेक्ट प्लान है, क्योंकि एल्फ अपनी मासूमियत के लिए जाने जाते हैं। तभी वो सेलर हाथ मलते हुए आता है और पूछता है, तो मेरे दोस्त, क्या खरीदने का इरादा है? बिरजा सीधा मुद्दे पर आता है, मुझे एक एल्फ गुलाम चाहिए और पैसे ये भाड़े का टट्टू मर्सिनरी देगा। मर्सिनरी पहले तो हिचकिचाया, उसे घूरा, फिर बेमन से सिक्के निकालते हुए बोला, हाँ हाँ है इसके पास, पैसे देख लो। इसके बाद बिरजा कहता है कि उसे कुछ चेक करना है, इसलिए वो उन दोनों को कमरे से बाहर जाने को कहता है। सेलर उसे वार्निंग देता है कि वो एल्फ पागल होकर हमला भी कर सकता है, पर मर्सिनरी कहता है कि फिक्र मत करो, ये संभाल लेगा। जैसे ही वे बाहर जाते हैं, बिरजा उस एल्फ की जंजीरें और मोहरा तोड़ देता है और कहता है, एक खानदानी एल्फ को गुलाम बनते देखना वाकई दुखद है। वो एल्फ तुरंत बिरजा की शक्ति को भांप लेता है और पूछता है, क्या तुम एक दानव हो और एक दानव भला एल्फ को क्यों खरीद रहा है? बिरजा उसे ऑफर देता है, मैं तुम्हें इंसानों से बदला लेने का मौका देने आया हूं। पर एल्फ भी कम नहीं था। बोला, मुझे ना इंसानों पर भरोसा है और ना ही तुम जैसे राक्षसों पर। बिरजा मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे साथ बात कुछ अलग होगी। बिरजा उसे ऑफर देता है कि अगर वो 50 साल तक वफादारी निभाने की कसम खा ले तो उसके बाद उसकी सुरक्षा और आज़ादी की पूरी गारंटी है। अब देखा जाए तो एक एल्फ की लंबी उम्र के हिसाब से 50 साल कुछ भी नहीं है,
बस पलक झपकते ही निकल जाते हैं। पर वो एल्फ भड़क गया, बोला, तुम एक राक्षस हो और तुम्हारी प्रजाति हमेशा से उस वर्ल्ड ट्री को तबाह करना चाहती है जिसकी हम एल्फ पूजा करते हैं। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? और सच कहूं तो ये बात ही हजम नहीं हो रही कि डीमन किंग यहाँ एक एल्फ से मदद मांगने आया है। बेरजा मन ही मन सोचता है कि इस कमबख्त ने बात तो एकदम पते की कही है, पर वो शांत होकर जवाब देता है, ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, मैं डीमन किंग रूल बुक की कसम खाता हूं कि मैं वर्ल्ड ट्री को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये सुनकर एल्फ के होश उड़ गए। उसे पता है कि राक्षसों के लिए ये नियम उतने ही पवित्र हैं जितना एल्व्स के लिए उनका पेड़। बेरजा बात खत्म करते हुए कहता है कि बदले में उसे बस 50 साल का साथ चाहिए। एल्फ हंसने लगता है और कहता है, तुम वाकई बड़े अजीब राक्षस हो, पर अगर तुमने इतनी बड़ी कसम खाई है तो ठीक है। मेरा नाम मेपल ट्राइब का ग्रनाडा है और मैं उस डीमन किंग की गुलामी करने की कसम खाता हूं जिसने तुम्हें यहां भेजा है। तभी बेरजा बम फोड़ता है, नहीं, डीमन किंग मैं ही हूं। ग्रेनाडा को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर वो पागलों की तरह हंसने लगा, बोला, बड़े मजाकिया हो भाई, मतलब साक्षात डीमन किंग एक खटारा सी जगह पर गुलाम खरीदने आया है। ऐसा कैसा राजा? तुम तो पक्का कड़के होगे जिसके पास फूटी कौड़ी और रत्ती भर ताकत नहीं है। अगर तुम सच में डीमन किंग निकले तो मैं 50 नहीं बल्कि 100 साल तक तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम्हें मेरी सख्त जरूरत है। इस जबरदस्त बेइज्जती के बाद सीन सीधे टावर पर शिफ्ट होता है। बेरजा कहता है, चलो, जैसा तुमने कहा था अब तुम 100 साल तक मेरी सेवा करोगे। ग्रेनाडा का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे तेरी, तो तुम सच में राजा हो? रुकिए, यहाँ कुछ गड़बड़ है, और किसी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ये टावर इतना खाली पड़ा है? तीसरी मंजिल तक यहाँ कुछ भी नहीं है, चौथी पर सिर्फ घास फूस है और पांचवी भी वीरान है। यहाँ एक भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा। तुम 1 साल भी नहीं टिक पाओगे। हीरोज यहाँ आकर तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। बेरजा बस अपना ऑरा फैलाता है और पूछता है, क्या तुम अपना वादा भूल गए? शक्ति महसूस करते ही ग्रेनाडा को समझ आ गया कि इस बंदे में दम तो है। भले ही टावर खाली हो, पर उर्गाश इलाके के मॉन्स्टर्स ने अब तक इन पर हमला नहीं किया, क्योंकि कोई भी डीमन किंग से पंगा लेने की हिम्मत नहीं रखता। अब और कोई रास्ता ना देख ग्रेनाडा वहां ट्री ऑफ लाइफ के सामने वफादारी की कसम खाता है। वो मान लेता है कि अगर ये बंदा उसे इतनी दूर से लेने आया है तो पक्का उसके पास कोई बड़ा और खतरनाक मास्टर प्लान होगा। बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तभी बेरजा उसकी तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, अब मेरे लिए खाना बनाना शुरू करो। ग्रेनाडा सन्न रह गया। क्या मतलब खाना बनाना? अगले ही पल वो कंफ्यूजन में सब्जियां काट रहा होता है। उसे समझ आ गया कि उसे किसी महान योजना के लिए नहीं बल्कि रसोलिया बनाने के लिए लाया गया है। वहीं बगल में एर्निन मजे ले रही है, कहती है कि चलो अच्छा है, कोई तो हाथ बटाने के लिए आया। वो चहकते हुए कहती है, आज क्या वेजिटेबल ब्रेड बनाएं? कुछ देर बाद डिनर के वक्त टावर के 5वें फ्लोर पर कुल जमा 4 लोग बैठे हैं। ग्रेनाडा धीरे से पूछता है, ए डीमन किंग, वो जो लड़की बैठी है, कहीं ये उसी राज्य की अगवा की गई राजकुमारी तो नहीं है? बेरजा बड़े आराम से कहता है, हाँ वही है, एर्निन हिल्ड्रिन। ग्रेनाडा चिल्ला पड़ता है, दिमाग तो ठीक है, इस 5 मंजिल के खाली टावर के भरोसे तुमने सबसे ताकतवर देश की राजकुमारी को उठा लिया। बेरजा शांति से जवाब देता है, तभी तो मैं तुम्हें खरीद कर लाया हूँ। बेरजा कहता है, अब चुपचाप बैठ और खाना खा। ग्रेनाडा को अभी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, जबकि हमारा हीरो बड़े मजे से अर्निन के हाथ के खाने की तारीफ कर रहा है। बाद में चौथी मंजिल पर पहुंचकर ग्रेनाडा पूछता है, रुको, क्या तुम ये चाह रहे हो कि मैं यहाँ हीरोज से लड़ूं? बेरजा साफ साफ बोल देता है, बिल्कुल नहीं। अगर वो यहाँ तक पहुँच गए तो समझो हम सब मारे गए। तुम्हारा काम यहाँ लड़ना नहीं बल्कि मेरे लिए इंसानों की दुनिया को अंदर से तबाह करना है। ग्रेनाडा को अब बात समझ आई। अच्छा, तो तुम मुझे जासूस, स्पाई बनाकर भेजना चाहते हो? बेरजा हाँ कहता है, पर शर्त यह है कि पहले उसे इस छोकरे की काबिलियत देखनी है। ग्रेनाडा भड़क गया, अरे ओ, तुम खुद को समझ क्या रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं डीमन किंग के टावर के अंदर ही उसे कूट दूंगा? दिमाग ठिकाने तो है? बेरजा उसे चुनौती देता है, ठीक है, फिर मैं सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करूंगा और डिमोनिक एनर्जी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 50 साल कम कर दूंगा। 50 साल की छूट सुनकर ग्रेनाडा एकदम जोश में आ गया, बोला, अपनी बात से पीछे मत हटना। अब अगले ही पल वो गायब हुआ और सीधे पत्थर वाला हमला बेरजा पर दे मारा। बेरजा ने उसे ब्लॉक किया और बोला, जेल में बंद रहने के हिसाब से बुरा नहीं है। क्या तुम चौथी मंजिल से माना सोख कर खुद को पावर अप कर रहे हो? ग्रेनाडा ने दहाड़ते हुए कहा, अब शिकायत करने का वक्त निकल गया है। तुमने शर्त लगाई थी और अब मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। तभी जमीन से पौधे निकलकर बेरजा के पैरों से लिपट गए। ग्रेनाडा चिल्लाया, अब अपना मुंह बंद रखो क्योंकि मैं अपने 50 साल वापस छीनने आ रहा हूं। बेरजा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, पर यह मत भूलना कि तुम किससे भिड़ रहे हो। उसने अपनी ड्रैगन हैंड वाली शक्ति एक्टिवेट कर ली और कहा कि इसके लिए उसे किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है। साथ ही उसने ग्रेनाडा को दिलासा दिया कि फिक्र मत कर, तू मरेगा नहीं। पहाड़ों में एक जोरदार धमाका होता है और सीन सीधे मर्सनरीज के ठिकाने पर पहुंच जाता है। वो अजीब सा कमांडर बेरजा को सल्यूट मारते हुए कहता है, आपसे दोबारा मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। बेरजा सीधा मुद्दे पर आता है, मैं तुम लोगों को 1 साल के लिए काम पर रखने आया हूं। कमांडर फौरन तैयार हो गया,
बिल्कुल, हम हाजिर हैं, पर ये बताइए कि माल कितना मिलेगा। पीछे खड़े बाकी मर्सनरीज जिनकी बेरजा ने पहले कुटाई की थी, अधमरी हालत में फुसफुसा रहे हैं कि इस बंदे के पास पैसा तो बहुत है, पर ये पीटता बहुत गंदा है। बेरजा ने सिक्कों से भरी बोरी जमीन पर पटकी और कहा, ये तुम्हारा एडवांस पेमेंट है। उन पिटे हुए गुंडों में से एक बोला, भाई ये बंदा तो पागल है, पर मुझे शुरू से ही पसंद आया। तुम लोगों का क्या ख्याल है? लीडर को एहसास हुआ कि उसकी टीम तो उम्मीद से ज्यादा जोश में आ गई है। वैसे भी उसे नए लोगों की जरूरत थी। तभी बेरजा कहता है, एक आखिरी काम और है। बर्जा उस मर्सनरी कमांडर से कहता है, तुम इस लड़के को अपनी टीम में शामिल करोगे और जब भी मैं कहूंगा ये मेरा संदेश तुम तक पहुंचाएगा। कमांडर ने तो तुरंत सिर हिला दिया, पर बाकी मर्सनरीज फुसफुसाने लगे, अबे भाई कम से कम ये तो बता दो कि ये है कौन। किसी भी ऐरे गैरे को टीम में लेना खतरे से खाली नहीं है। तभी उन्हें ग्रेनाडा दिखाई देता है, जिसकी बर्जा ने बुरी तरह कुटाई कर रखी है। अपनी वैसी खस्ता हालत में जब वो अपना इंट्रोडक्शन देता है तो उन मर्सनरीज का दिल पिघल जाता है। वे भावुक होकर बोले, अरे ये तो अपना ही भाई है। सब उसे घेर लेते हैं और बड़े प्यार से टीम में शामिल कर लेते हैं। बर्जा मन ही मन सोचता है कि ये दिखने में भले ही फालतू सा ग्रुप लगे, पर ये अर्गोस्ट जैसे खतरनाक इलाके में काम करते हैं। इस इलाके में ऐसे लोग मिलना मुश्किल है जो राय डुरान जैसे बंदे की पुकार पर काम करने को राजी हों। और बर्जा को अच्छे से पता है कि राय डुरान के बुलावे पर कौन सा हीरो दौड़ा चला आएगा। हाइलेन कारगिल, वही बंदा जिसने डीमन किंग ऑफ लस्ट को ठिकाने लगाया था। बर्जा आदेश देता है, रेड फैल्कन मर्सनरीज, ये तुम्हारा पहला मिशन है। राय डुरान द्वारा बुलाए गए हीरो हाइलेन कारगिल की जासूसी करो। वे तुरंत मान जाते हैं। वापस अपने टावर पर आकर बर्जा सोचता है कि अब जबकि उसने हीरो वाला मामला ग्रेनाडा पर छोड़ दिया है तो अब वक्त है खुद को ताकतवर बनाने का। आमतौर पर डेमोनिक एनर्जी पॉइंट्स का इस्तेमाल टावर या खुद डीमन किंग को अपग्रेड करने के लिए होता है, पर बर्जा ने अपने सारे पॉइंट्स पहले ही बेच खाए हैं। इसलिए अब उसके पास ताकत बढ़ाने का एक ही रास्ता है, स्पिरिचुअल ब्लूमिंग। ये एक तरह का मैना क्रिस्टल होता है जो कुदरत की ऊर्जा सोख कर बनता है। इसे खाने से ताकत में जबरदस्त उछाल आता है। चूंकि माउंट अर्गोस्ट की ऊर्जा को आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, इसलिए यहाँ ढेर सारे और शुद्ध मैना ब्लूम्स मौजूद हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये जगह खजाने से भरी पड़ी है। एक राक्षस के लिए ये डेमोनिक एनर्जी जितना असरदार तो नहीं है, पर अभी जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। बर्जा कहता है, गॉर्डन, मैं बाहर जा रहा हूं कुछ स्पिरिट ब्लूम्स का शिकार करने। गॉर्डन तंज कसते हुए बोला, डीमन किंग, क्या आपका दिमाग सठिया गया है? आपको पता भी है कि इन्हें ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा है, और वहां के मॉन्स्टर्स कोई पालतू कुत्ते नहीं है जो आपको देखते ही पूंछ हिलाएंगे। वे सीधा गला पकड़ेंगे। बर्जा बड़े टॉसन में कहता है, मॉन्स्टर्स की फिक्र मत कर, उन्हें तो मैं चुटकियों में निपटा दूंगा। असली सिरदर्द तो उन फूलों को खोजना है। गॉर्डन कहता है, खोजना तभी आसान होता अगर आपके पास कोई तगड़ा मैना डिटेक्टर होता। अब भाई हमें तो पता ही है कि कहानी कहाँ जा रही है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और अर्निन पूछती हैं कि क्या वे बिजी हैं। बस उसी पल दोनों के दिमाग की बत्ती एक साथ जलती है। अगले ही पल वे बाहर पहाड़ों में हैं। अर्निन बहुत खुश है और उछलते हुए कह रही है कि वो कितनी एक्साइटेड है। बेचारी काफी समय से बोर हो रही थी। वो कहती है, चलो अच्छा है आपने अपना वादा निभाया और चौथी मंजिल मुझे दे दी। बर्जा मौका देखकर चौका मारता है, हाँ, वो चौथी मंजिल हमेशा के लिए तुम्हारी हो सकती है, बस तुम्हें मेरे लिए कुछ स्पिरिट ब्लूम्स ढूंढने होंगे। बर्जा मन ही मन सोच रहा है कि चौथी मंजिल पर तो पहले ही इसके पेड़ पौधों ने कब्जा कर लिया है, अब ये और क्या ही करेगी। खैर जो भी हो, मानना तो पड़ेगा कि मेरे इस डरावने डेमन टावर को सजाने का ख्याल ही अपने आप में पागलपन है। उधर अर्निन तो खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही। उसे लगा था कि उसे टावर से बाहर कदम तक नहीं रखने दिया जाएगा। अच्छा हुआ जो वो ये चेक करने पहुंच गई कि बर्जा आखिर कर क्या रहा है। तभी अचानक बर्जा उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे अपने करीब खींचता है और सीधा हवा में उड़ने लगता है। धीरे धीरे अर्निन अपनी आंखें खोलती है और उसे एहसास होता है कि जिस रात उसे लाया गया था उस वक्त वो देख ही नहीं पाई कि ये दुनिया कितनी विशाल है। अब तक उसकी जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही थी, जादू की ट्रेनिंग, पढ़ाई और बस यही सब। उसे लगा था कि पूरी उम्र ऐसे ही बीत जाएगी। वो धीरे से कहती है, डेमन किंग, क्या आपको पता है कि शायद मैं पहली ऐसी इंसान हूं जो इन पहाड़ों के ऊपर उड़ रही है। बर्जा कहने ही वाला होता है, राजकुमारी, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। जरूरी बात यह है कि, पर वो उसे बीच में ही टोक देती है और कहती है, मेरा नाम अर्निन है और चूंकि अब हम एक ही टावर में रह रहे हैं तो कम से कम आपको मेरा नाम तो लेना ही चाहिए। बर्जा को ये दोस्ताना अंदाज बिल्कुल रास नहीं आया। उसने उसका हाथ जोर से पकड़ा और उसे नीचे फेंकने की धमकी देते हुए पूछा, क्या तू अपनी औकात भूल गई है? जेल जाने का ज्यादा ही शौक चढ़ा है क्या? चल अब फालतू बातें छोड़ और अपनी रूहों का इस्तेमाल कर काम शुरू कर। तुरंत अर्निन माफी मांगती है और नन्हे जादुई जीव उसकी उंगलियों से निकलकर चारों तरफ फैलने लगते हैं। बर्जा सोच रहा था कि इसमें काफी वक्त लगेगा, पर फिर भी ये उसके और गॉर्डन के मुकाबले तो तेज ही होगा। लेकिन तभी
पलक झपकते ही वो कहती है कि उसे एक फूल मिल भी गया। वे उड़कर वहां पहुंचते हैं जहां बहुत सारे ऑक्स के बीच एक बर्फ का फूल खिला हुआ है। बर्जा समझ जाता है कि मामला इतना आसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले से ही बिन बुलाए मेहमान मौजूद हैं। वो आगे बढ़ता है और रॉब से कहता है, ओए दानव लोक के प्राणियों, अगर तुम्हारी रगों में बहने वाले खून में जरा भी इज्जत बची है तो मेरे आदेश का पालन करो। पर उन जंगली ऑक्स ने साफ मना कर दिया। उन्हें राक्षसों से नफरत है, वे उस पर भरोसा नहीं करते और बस उसे जान से मारना चाहते हैं। ये सुनकर बर्जा के माथे की नसें फटने लगीं। वो गुस्से में बड़बड़ाया, गॉर्डन सही कह रहा था, ये जानवर सिर्फ मरने के लायक है और इन्हें जलाकर राख कर देना ही सबसे आसान है। जैसे ही वे ऑक्स हमला करने के लिए उछले, मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद इनके बीच कोई समझौता होगा और बर्जा इन्हें अपने साथ टावर ले जाएगा। पर घंटा, उसने तो उन्हें सीधे भाप बनाकर उड़ा दिया। तभी एक ऑर्क पीछे से वार करने आता है और चिल्लाता है कि इसके खाली हिस्से पर हमला करो। पर बर्जा बस अपना हाथ साइड में करता है और उसे भी नामो निशान समेत मिटा देता है। अर्निन खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी। उसने सुना था कि इन ऑक्स से निपटना लोहे के चने चबाने जैसा है, पर यहाँ तो ये बर्जा के करीब तक नहीं फटक पाए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आखिर एक डेमन किंग की असली ताकत क्या होती है। रात ढल चुकी है और चारों तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ है। आखिरकार ये लोग हायसिंथ स्पिरिट तक पहुंच ही जाते हैं, जो पानी और बर्फ की एक जादुई शक्ति है। बेरजा देउस के साथ वाली लड़की तो उसे देखकर बिल्कुल लट्टू हो जाती है, पर बेरजा उसे फौरन घूरना बंद करने को कहता है और उसे खुद उठा लेता है। साथ ही वो उसे पट्टी पढ़ाता है कि अगर उसे ऐसी कोई दूसरी चीज़ मिली तो वो उसे रख सकती है। मन ही मन वो सोच रहा है कि अगर इंसानों से काम निकलवाना है तो उनके सामने लालच का गाजर लटकाए रखना ज़रूरी है। बेचारी लड़की ने बहुत हाथ पांव मारे पर उसे कुछ और नहीं मिला, तो हार मानकर ये लोग वापस टावर की तरफ निकल लिए। उस जादुई फूल को देखते हुए बेरजा सोचता है कि पहले उसे लगा था कि इस लड़की को साथ लाना मुसीबत बनेगा, पर यह तो उम्मीद से ज्यादा काम की निकली। इस वक्त वो लड़की उसके कपड़ों के अंदर बड़े आराम से दुबकी बैठी है। इसी बीच गॉर्डन खबर लाता है कि ग्रानाडा से कुछ जानकारी मिली है। ऐसा लग रहा है कि उस हायन कारगिल के साथ राजधानी से 2 और हीरो आ रहे हैं। क्या रायरा ब्यूरन? पर ट्विस्ट ये है कि वो सीधे एरगास नहीं आ रहे, वो वही घिसा पिटा हीरो वाला रास्ता चुन रहे हैं। गांव में अपनी छोटी सी टीम बनाना, छोटे मोटे मिशन पूरे करना और धीरे धीरे अपनी लेवल बढ़ाना। गॉर्डन एकदम जोश में आकर कहता है कि इसीलिए उसने एक पूरी लिस्ट तैयार की है कि कैसे एक एक करके उन्हें रास्ते से हटाना है। लेकिन बेरजा देउस एक झटके में उसके सारे प्लान रिजेक्ट कर देता है। उसका कहना है कि इस बार वो लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ तक कि वो उन हीरोज़ के सफ़र में कोई अड़ंगा भी नहीं डालेंगे। जब गॉर्डन ने वजह पूछी तो बेरजा ने समझाया कि बीच बीच में छोटी रुकावटें डालने से ये हीरो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसकी जगह ग्रानाडा और भाड़े के सैनिकों को भेजो ताकि वो उनकी टीम में शामिल होकर उनका भरोसा जीत सकें। गॉर्डन तंज कसते हुए कहता है, तो तुम फिर से कायदे कानून तोड़ रहे हो। साथ ही वो ये भी याद दिलाता है कि फिलहाल ये टावर किसी भी ग्रुप को रोकने के लायक नहीं है। पर बेरजा खुलासा करता है कि टावर की सुरक्षा के लिए अब बोनो यानी ड्वार्फ्स की मदद ली जाएगी। ये सुनते ही ग्रानाडा के हाथ पांव फूल जाते हैं। उसे डर है कि अगर लोगों ने टावर के अंदर उन छोटे कद के बोनों को देख लिया तो सब उनका मजाक उड़ाएंगे। बेरजा उसे चुप रहने को कहता है। वो साफ करता है कि वो बोनों को लड़ने के लिए नहीं बल्कि उनके पास मौजूद जादुई मशीनों और हथियारों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमूमन जब हीरो किसी किले पर हमला करते हैं तो उन्हें लगता है कि शुरुआत में कुछ कमज़ोर राक्षस मिलेंगे और फिर वो धीरे धीरे टावर चढ़ेंगे। लेकिन अगर घुसते ही उनका स्वागत 1 दर्जन तोपों से किया जाए तो गॉर्डन को लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही अजीब हो जाएगा। पर इस बात में कोई शक नहीं कि हीरोज़ इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। फिर भी गॉर्डन अपना सिर पीट लेता है कि ये तरीका तो विलन की किसी भी किताब के हिसाब से सही नहीं है। पर जब तक वो अपनी भड़ास निकालता, बेरजा वहां से गायब हो चुका था। अब कहानी पहुंचती है वुल्फनर में, जो बोनो का जमीन के नीचे बसा एक शहर है। वहां लोगार फ्रेडरिड नाम का एक इंसान भट्टी पर काम कर रहा है और उसे अंदाजा भी नहीं है कि जल्द ही डीमन किंग उसे अगवा करने वाला है। शहर के गेट के सामने खड़ा बेरजा सोचता है कि उसने पहले कई बोनों से लड़ाई की है, पर यह पहली बार है जब वो उनके शहर के अंदर जा रहा है। मिडनाइट इन नाम के एक ढाबे पर पहुंचकर वो किसी हथियार के बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें। आखिर यहाँ का सबसे तगड़ा लोहार कौन है? बेरजा जैसे ही मेज़ पर सिक्के फेंकता है, वहाँ मौजूद आदमी कहता है कि वो काफ़ी समझदार इंसान लग रहा है। बेरजा को पता है कि ये बौने भी हीरोज़ की तरह ही सनकी होते हैं। वो आदमी उसे बताता है कि शहर के बीचों बीच जाओ, जहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखेगा।
वहाँ एक लिफ्ट है जो तय करती है कि तुम्हें किस फ्लोर पर जाना है। साथ ही वहाँ घुसपैठियों को पहचानने के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा है। बिरजा इन सब फालतू की चीज़ों को इग्नोर करता है और सीधे ऊपर से छलांग लगा देता है। वो सीधा आखिरी फ्लोर पर जाकर रुकता है, क्योंकि उस आदमी ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि वो सबसे निचला हिस्सा ही सबसे गहरा और ख़ास कमरा है। यहीं पर उसे इस शहर का सबसे बेहतरीन लोहार मिस्टर लोगार फ्रेडरिक मिलने वाला है। वो इंसान अपनी भट्टी में लोहे पर हथौड़ा चला रहा है और बेरजा देउस गौर करता है कि ये काम करते हुए किसी तरह की माना यानी जादुई ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। उसे समझ आ जाता है कि उसे इसी बंदे की जरूरत है, अब बस उसे यहाँ से किडनैप करना बाकी है। तभी हथौड़े की चोट से निकली आग की लपटें बेरजा को पीछे धकेल देती हैं। बेरजा समझ जाता है कि इस इंसान ने उसकी राक्षसी ऊर्जा को भांप लिया है, फिर भी वो बिना रोके हथौड़ा चलाता रहा। अगले ही पल वो बौना अचानक बेरजा के बगल में प्रकट होता है और उस पर हमला कर देता है। बेरजा को मजबूरन वो वार अपने खाली हाथ से रोकना पड़ता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये बंदा तो वो बौना गरजते हुए कहता है, हाँ मैं एक हीरो हूँ, एक ऐसा बौना जिसके पास धातु को ढालने की जादुई ताकत है और जो पहले कई खतरों से लड़ चुका है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसने की नीच राक्षस? तो बेरजा देउस कहता है, चलो ठीक है, जब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं एक राक्षस हूं तो सच बता ही देता हूं, मैं डीमन किंग हूं। और ये कहते ही वो उसका गला दबोच लेता है। बेचारे का हथौड़ा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। तभी कुछ दूसरे बौने लोगार को ढूंढते हुए वहां आते हैं, पर जगह खाली पड़ी थी। सब शोर मचाने लगते हैं कि किसी ने लोगार को किडनैप कर लिया है और सारे रास्ते बंद करने के आदेश दे दिए जाते हैं। पर हमारा हीरो तो पहले ही उसे लेकर दूसरी बिल्डिंग की छत पर पहुंच चुका है। वो उसे चेतावनी देता है, बौने अगर एक आवाज भी निकाली तो सीधा ऊपर जाएगा। लोगार घबराकर पूछता है, कहीं तुम हमारी खूबसूरत राजकुमारी को किडनैप करने तो नहीं आए? बिरजा साफ मना कर देता है कि उसे ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने सुना था कि ये बौने और लोहार जमीन के नीचे गुप्त रास्ते बनाने में उस्ताद होते हैं, तो अगर ये सच है तो चुपचाप रास्ता दिखाना शुरू करो। पर लोगार को अब भी यकीन है कि डीमन किंग राजकुमारी के पीछे ही है और झूठ बोल रहा है। वो इस पहाड़ में छिपा ही इसीलिए था क्योंकि उसे डीमन किंग का खौफ था। फिर ये बला उसके पीछे क्यों आई? सच तो ये है कि लोगार भले ही एक उस्ताद लोहार हो, पर हीरो के नाम पर वो काफी फिसड्डी और कमजोर है। तो बेरजा कहता है, ठीक है, अगर तू अपना मुंह नहीं खोलेगा तो मैं राजकुमारी को ही किडनैप कर लेता हूं और फिर सबको ये बताऊंगा कि तूने जानकारी दी थी और अपनी जान बचाने के लिए राजकुमारी को मरवाने के लिए छोड़ दिया। लोगार के पसीने छूट जाते हैं। ये तो नहीं हो सकता, ये तो सरासर कमीनापन है, साक्षात पाप है ये। लोगार की दिक्कत यह है कि पूरे शहर को पता है कि वो एक कमजोर बौना है, तो अगर ये अफवाह फैली तो लोग यकीनन मान लेंगे और बाकी की जिंदगी उसे टॉर्चर सहना पड़ेगा। तब बेरजा असली पत्ता फेंकता है, तो अब चुन ले, मैं राजकुमारी को उठाऊं या तुझे? मेरे साथ रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, मैं डीमन रूल बुक की कसम खाता हूं। छोटा बौना रुककर सोचता है, अरे ये तो इनकी सबसे बड़ी कसम है, अगर इसने ये कसम खाई है तो ये धोखा नहीं देगा। वो मान जाता है और दोनों गुप्त रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। वापस लोगार की भट्टी पर सब उसे ढूंढ रहे हैं। वहां राजकुमारी आती है। रुकिए, राजकुमारी? नहीं भाई, इस लड़की के कंधे तो 15 मीटर चौड़े हैं। उसे लोगार कहीं नहीं मिल रहा, जबकि उसे राजकुमारी का हथियार बनाना था। ये है यहाँ की राजकुमारी, लुइस वर्फ। इसके हुलिये से ही लग रहा है कि ये तबाही मचाने वाली है। वो सबको चिल्लाकर चुप कराती है और लोगार को ढूंढने का हुक्म देती है। किसी ने एक हीरो को किडनैप कैसे होने दिया? एक बौना दबी आवाज में कहता है, मैडम वो हीरो तो है, पर है बहुत कमजोर। वो उसे फिर डांटती है, चुप रहो, किडनैपर को ढूंढो और मेरे सामने लाओ, अगर नहीं लाए तो मैं तुम सबकी मुंडियां उखाड़ दूंगी। इधर बेरजा और लोगार गुप्त रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। पता नहीं क्यों बेरजा चलते हुए उस बौने की मटकती कमर को घूर रहा है। फिर वो झुंझलाकर बोलता है, अबे ओ कमीने, कब तक मुझे ये सब देखना पड़ेगा? बौना कहता है, शांति रख भाई, बस पहुंचने ही वाले हैं, ये रास्ता सीधे पहाड़ की चोटी पर निकलेगा। बाहर पहुंचते ही लोगार कहता है, चलो मेरा काम खत्म, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने। बेरजा तपाक से बोलता है, अबे क्या बकवास कर रहा है, तू मेरे साथ चल रहा है। लोगान के तो तोते उड़ गए। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये बंदा पागल है क्या, इसने अभी अभी डीमन किंग के नियमों की कसम खाई थी। पर बेरजा साफ कह देता है कि उसे उस कचरे की कोई परवाह नहीं है। अब चुपचाप चल, मुझे तेरा इस्तेमाल करना है। लोगार घुटनों के बल गिरकर भीख मांगने लगता है, भाई मुझे मत मारना, मुझे टॉर्चर मत करना, मैं धातु का काम जानता हूँ, मैं हथियार बना सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बेरजा को एहसास होता है कि ये तो उम्मीद से ज्यादा आसान निकला। वो कहता है, अगर तू मेरे प्रति वफादारी की कसम खाए तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। बौना तुरंत मान जाता है, हाँ हाँ डीमन किंग, आप महान हो, मुझे आपसे प्यार है। पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हाँ बेटा बोल ले, ये मूर्ख डीमन किंग, तुझे क्या लगता है मैं तेरी बात मानूंगा? जैसे ही मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिला मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा, तू अपनी पूरी जिंदगी पछताएगा।
बस तैयार रह। लेकिन जैसे ही वो डीमन किंग के टावर पहुंचता है और वहां का सुंदर बगीचा देखता है, उसका सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। इधर गॉर्डन गुस्से से लाल पीला हो रहा है। हे भगवान डीमन किंग, क्या आप सच में एक बौने को यहाँ उठा लाए? बेरजा उसे चुप कराता है। तभी स्क्रीन पर ग्रेनाडा प्रकट होता है और पूछता है, एक मिनट, इस सबके बीच ये बौना क्या कर रहा है? उधर राजकुमारी पास आकर पूछती है कि क्या ये बौना ठीक है, क्योंकि ये काफी देर से हिला तक नहीं है। लोगार घबराकर बेरजा की तरफ मुड़ता है। मैं यहाँ क्यों हूँ? तुमने कहा था तुम मुझे आजाद कर दोगे। बेरजा तंज कसते हुए कहता है, मैंने कहा था कि मैं रहम करूंगा। देख तो सही, तू अभी भी जिंदा है। मैंने तो बस तेरी गर्दन पर पीछे से एक मुक्का मारा था ताकि तू रास्ते में बेहोश रहे और कोई होशियारी ना दिखाए। लोगार पागलों की तरह पूरे हॉल में ठहाके लगाकर हंसने लगता है, जिससे पूरी जगह कांप उठती है। बेरजा कहता है, लगता है तू मेरा गुलाम बनकर काफी खुश है। लोगार दांत पीसते हुए कहता है, जी हाँ, मैं यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। बेरजा कहता है, ये हुई ना बात। फिर वो उसे उसका पहला मिशन देता है। पहली मंजिल पर तोपों की एक विशाल दीवार खड़ी कर दो ताकि हीरोज के चीखड़े उड़ जाएं। सीन कट होता है अगस्त के हीरोज वाले इलाके में, जहां तैयारी चल रही है। ग्रेनाडा जासूसी करके खबरें दे रहा है। शहर में अफवाह है कि नया डीमन किंग काली लपटों यानी ब्लैक फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है, इसलिए ज्यादातर हीरोज आग से बचाने वाले गियर पहनकर हमला करने की सोच रहे हैं। इसके अलावा लोग कह रहे हैं कि नया राजा डर के मारे कोई राक्षस नहीं भेज रहा। बेरजा गौर करता है कि ये हीरोज अभी भी काफी जोश में हैं। उसे दुख है कि उनकी ये हीरो वाली यात्रा किसी काम नहीं आने वाली। अंत में वो बस उसी रास्ते पर चलेंगे, बोर हो जाएंगे और अपना लेवल भी नहीं बढ़ा पाएंगे। ये बस वक्त के खिलाफ एक रेस है। ग्रेनाडा, अपने मिशन पर डटे रहो, कहकर वो गायब हो जाता है। वो एल्फ राजकुमारी सोचती है कि ये सच में कोई मॉन्स्टर नहीं भेजना चाहता ताकि हीरो मजबूत ना हो सके। मानना पड़ेगा, ये बंदा जानता है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। क्या इतिहास में कभी ऐसा कोई राक्षस हुआ है? शुक्र है कि ये मेरा दुश्मन नहीं है। वापस बेरजा के पास वो अपनी शर्तें रख रहा है। सुन बौने, बस एक ही पाबंदी है, तू एक भी माना स्टोन यानी जादुई पत्थर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तू पहली मंजिल कैसे बनाएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस ये नियम टूटना नहीं चाहिए। लोगार कहता है, मेरे मालिक, बिना माना स्टोन के हीरोज को मारने वाला हथियार काम नहीं करेगा। बेरजा कहता है कि ये तेरी समस्या है। वो समझाता है कि हीरोज को इस दुनिया का आशीर्वाद मिला होता है, वो जादुई ऊर्जा को तुरंत भांप लेते हैं। अगर हम जादुई जाल बिछाएंगे तो उन्हें फौरन पता चल जाएगा। इसीलिए तो मैं सबसे बेहतरीन लोहार को लेकर आया हूं। तो तू ये कर पाएगा या नहीं? बौना कहता है कि वो कर सकता है, क्योंकि उसने असल में एक ऐसा टूल बनाया है जो जादू को छिपा देता है। उसे बनाने में 3 साल लगते हैं, पर वो एकदम सटीक काम करेगा। बेरजा उसे बीच में ही टोक देता है, रुक, तू साफ साफ बहाने बना रहा है ना। बेरजा को पूरा यकीन है कि ये बंदा चाहता है कि हीरोज के पहले ही हमले में बेरजा मारा जाए, इसलिए वो फुर्ती से उसके गले में एक पट्टा डाल देता है। लोगार घबरा के पूछता है कि ये क्या बला है, तो बेरजा बड़े प्यार से बताता है कि ये बस एक मामूली सा जादुई खिलौना है जो सिर को धड़ से अलग कर देता है। ऊपर से ये चेहरा छिपाने का भी काम करता है, और अगर उसने इसे कभी भी उतारने की कोशिश की तो बेरजा इसे भागने की कोशिश समझेगा और सीधे यमराज के पास भेज देगा। इसके बाद हमारा डीमन किंग साजो सामान और जादुई सामान इकट्ठा करने के लिए न जाने कितने साम्राज्यों के चक्कर काटता है। वो पूरे 1 महीने तक उस बेचारे लोगार को घसीटता फिरता है और जो हाथ लगता है उसे पोर्टल में फेंकता जाता है। फिर ये लोग वापस बौनों के इलाके में पहुंचते हैं। इधर लोहे की भट्टी की दीवारों पर गुस्से से लकड़ियां टूट रही हैं। राजकुमारी आग बबूला है। पूरा 1 महीना हो गया, आखिर वो गया कहाँ? यहाँ के सब लोग एक नंबर के निकम्मे हैं। उसे पक्का यकीन है कि लोगार कहीं भाग गया है। बौने सफाई देते हैं कि यहाँ अनगिनत सुरंगें हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस रास्ते से निकला, पर लुइस को बहानों से नफरत है। वो अल्टीमेटम दे देती है कि अगर 2 हफ्ते के अंदर किडनैपर नहीं मिला तो वो सबकी गर्दनें नाप देगी। उसके पैर पटकते ही सब दहशत में भाग खड़े होते हैं। वो गुस्से में इसलिए भी है क्योंकि भट्टी के बीचों बीच वो अधूरा लोहा पड़ा है जिससे उसकी तलवार बननी थी। वो बड़बड़ाती है कि लोगार का जिंदा रहना जरूरी है क्योंकि मेरी तलवार बनने से पहले उसे मरने की इजाजत नहीं है। तभी अचानक लोगार उसके ठीक पीछे प्रकट होता है। वो वही चेहरा छिपाने वाला मुखौटा पहने हुए है जो बेरजा ने उसे दिया था। लुइस उसे देखते ही ठिठक जाती है। रुको, ये तो वही गुप्त रास्ता है जिसके बारे में सिर्फ उसे पता था। लोगार, ये तुम हो क्या? बेचारा लोगार बुरी तरह सकपका जाता है और राजकुमारी को एक छोटा सा डरपोक वाला हेलो बोलता है। लुइस अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। तो ये हरामखोर वापस आ गया। लगता है तो मेरी तलवार न बनानी पड़े इसलिए भागकर छिप गया था। लोगार हकलाते हुए कहता है कि ये सब गलतफहमी है, पर लुइस सुनने को तैयार नहीं। कोई गलतफहमी नहीं है, साफ है कि तूने राजकुमारी को धोखा देने की कोशिश की। अब से तू आजाद नहीं, तू पूरी जिंदगी मेरा गुलाम बनकर रहेगा, पर उससे पहले भागने की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। तभी वहां एक धमाका होता है जो लुइस को पीछे धकेल देता है। वो चिल्लाती है, कौन है बे तू? तभी बेरजा वहां एंट्री मारता है और कहता है, लोगार,
फालतू बातें छोड़ और जो सामान चाहिए वो उठा। राजकुमारी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तू है कौन और ये घटिया बौना तेरी मदद क्यों कर रहा है? बेरजा टशन में कहता है कि वो इस बेचारे बौने का मालिक है जिसे वो यानी राजकुमारी अब तक पैसों के लिए निचोड़ रही थी। लुइस पलट कर चीखती है, मैं किसी को नहीं निचोड़ रही, वो बस एक गुलाम है जो अब अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे हथियार बनाएगा। ठीक है दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। अगले भाग के लिए कमेंट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.